या अभी नहीं जुड़ पाए। मैं अलका दीदी से आग्रह करूंगा, अलका दीदी आप जो हैं प्रोग्राम को शुरू करें। हमारे साथ डॉक्टर ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी भी हैं, डॉक्टर सुभाष नलंगे जी भी हैं, डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी भी हैं। और हम लोग शुरू करते हैं। अलका जी जो सी डैक में डायरेक्टर थी, ब्रिगेडियर राजा राम जी आर्मी में थे, ब्रिगेडियर थे, और साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सुभाष नालंगी जी एग्री एंटरप्रेन्योर हैं और एग्रीकल्चर में बहुत काम है। ये वर्धा नागपुर में ही सक्रिय रहते हैं। इनसे आप बाद में भी बात करेंगे। और बाकी साथी अभी डिस्कशन को, और ये जो आज का विषय पे आज चर्चा होगी, 8:30 हो गया है। हम लोग इसको शुरू करते हैं। अलका जी से मैं आग्रह करूंगा, अलका दीदी से, कि वो आए और पुष्पिता जी को आमंत्रित करें और 2 शब्द बोलें। अलका जी। ओम शांति। अच्छा है कि एक हिंदी भाषा के लिए एक बहुत ही अच्छी अपनी भारत की ये लड़की श्री आई है, क्योंकि मुझे भी हिंदी में बहुत इंटरेस्ट था, अभी भी है। और हम सोचते थे कि हिंदी पूरे देश की भाषा हो जाए, तो हम अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और पुष्पिता जी को अनुरोध करते हैं कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। अलका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस शुभ वचन और स्वागत के लिए। हिंदी से प्रेम और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो, ये हम सब विदेश में बसे हुए हिंदुस्तानियों का भी स्वप्न है, क्योंकि ये सारा संकट विदेश में हम लोग ज्यादा झेलते हैं, क्योंकि हर देश की अपनी एक भाषा है। रूस की रशियन भाषा है, जर्मन की जर्मनी है ना। तो सारे देश की अपनी भाषाएं हैं, लेकिन हमारी भाषा को लेकर के लोग ये मान के चलते हैं कि ये अंग्रेजी ही अधिक बोलते हैं, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं। मैं परम आदरणीय कमल टावरी जी की और अभिषेक जी की, इसके साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम में मेरे आमंत्रण पर शामिल हुए हैं चीन से डॉक्टर प्रोफेसर विवेक मणि त्रिपाठी जी। ये 15 वर्षों से चीन में हिंदी अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, और ये हिंदी चाइनीज वैसे ही बोलते हैं जैसे हिंदी में बात करते हैं। इतना प्रगाढ़ संबंध दोनों भाषाओं के बीच में जोड़े हुए हैं, सेतु बने हुए हैं। हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के, ये भारतीय वाङ्मय के ये विद्वान और प्रवक्ता हैं। इसके साथ हमारे इस कार्यक्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं पुष्पा द्विवेदी जी, प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी जी, जो कि हिंदी की विशेषज्ञ हैं, हिंदी भाषा, साहित्य और संस्कृति की। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के जुड़ने से आपकी जो योजना है उसमें कुछ अधिक संवर्धन होगा और काम आगे बढ़ सकेगा। इसके साथ साथ जन अभियान व्हाट्सएप ग्रुप के जितने अपने समान धर्मा मित्र हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और मैं नीदरलैंड की धरती, पीस एंड जस्टिस कोर्ट, इसके साथ साथ ट्यूलिप की धरती से, और इसके साथ साथ हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन की ओर से आप सबका अभिनंदन करती हूँ। हिंदी भाषा, जब मैंने स्नातक के बाद स्नातकोत्तर के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फॉर्म भरे, तो मैंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और इसके साथ साथ दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र, इन 5 विषयों में भरा। मेरे सामने और सभी में मेरा 1 या 2 या तीसरे नंबर पर प्रवेश हो गया। मेरे सामने ये संकट था कि हम प्रवेश किस में लें। मेरे पिताजी ने राजनीति शास्त्र से किया था, उनका दबाव उस विषय पर था, मुझे भी राजनीति में रुचि थी। दर्शन शास्त्र में इसलिए कि कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, बचपन बीता, यौवन बीता और स्नातक तक शिक्षा ली। संस्कृत में इसलिए कि संस्कृति और वाङ्मय वेद से लगाव था। लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर राम आधार मिश्रा जी,
जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में एक बुजुर्ग की हैसियत से गांव के ग्रामीणों की मेडिकल सेवा के लिए वहां रहते थे। तो मैं उनके पास जाती थी, तो उन्होंने कहा कि हिंदी से एमए करो, क्योंकि हिंदी की मार्केट वैल्यू है। उस समय मुझे मार्केट वैल्यू शब्द नहीं समझ में आया, और मुझे लगा कि ये तो इस विषय में कोई नहीं एमए करता है, और मुझे एमए करने के लिए कह रहे हैं। फिर विष्णुकांत शास्त्री जी ने कहा कि आपके पास भाषा का जादू है और आपको हिंदी से एमए करना चाहिए। इस तरह से अपने बड़े बुजुर्गों के कहे के अनुसार मैंने हिंदी से एमए किया, और आज पूरे विश्व में हिंदी की स्थिति को समझ रही हूँ। और मुझे लगता है कि अगर ये हिंदी नहीं होती, ये भाषा नहीं होती, तो आज भारतीय संस्कृति और भारत का वर्चस्व विश्व में स्थापित नहीं हो पाता। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो तो राजनीति के तहत भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो जीवट और कर्मठ हमारे पास किसान और मजदूर थे, इसके साथ साथ कुछ और भी लोग जो कि भारत की आजादी में बहुत ही जद्दोजहद के साथ, दुस्साहस के साथ हिस्सा ले सकते थे। तो डच, ब्रिटिश, स्पेनिश, इन कोलोनाइजर ने मिलकर ये साजिश रची कि ऐसे दुस्साहसी लोगों को भारत से बाहर निकाल दिया जाए, और जो जमीनी थी वहां इन लोगों को भेज दिया गया उन कोने अत्रों में 1834 से 1916 के बीच। इन लोगों ने, इनके पास जो जीवट है उसमें कानपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, राजस्थान, ये प्रदेश, जिन्हें अब हम ये प्रदेश कह सकते हैं, पर उस समय ये सारे हिंदुस्तान के रूप में जाने जाते थे। और ये लोग जब वहां गए, आज करीब 65 देशों में इनका वर्चस्व है, और उन देशों को भारतवंशी बहुल देश कहा जाता है। इस पर मेरी पुस्तक भी है, भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति, और वो एक पहली और इकलौती किताब है इस विषय पर, जिस पर बहुत अच्छी समीक्षा विवेक मणि त्रिपाठी जी ने लिखी, जो प्रकाशित और चर्चित भी हुई। उसके माध्यम से मैंने जाना, और जब मैं सूरीनाम में विदेश मंत्रालय के द्वारा भारतीय दूतावास में मेरी नियुक्ति हुई, और 2000 में जब मैं वहां पहुंची, 2001 में, तो रात में अंधेरे में 11 बजे पहुंची, और सुबह देखा कि जिस धरती पर हैं वो धरती भी हमारी कानपुर की गांव की धरती की तरह है। और वहां जो सारे लोग हैं वो सारे वैसे ही किसान मजदूर ग्रामीण हैं, लेकिन उन्होंने जो परिधान पहन रखे हैं वो पाश्चात्य परिधान है। लेकिन जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो वो हिंदुस्तानी बोल रहे थे, वो अवधी बोल रहे थे, जो कानपुर की और बिहार की जो मैथिली, मगही, इन सब से मिला जुला कर, और डच भाषा के शब्दों को भी मिलाकर जो वो बोलते थे, उसे वो हिंदुस्तानी और सरनामी कहते थे। इतना प्रसंग बताना इसलिए मुझे जरूरी लगा कि विदेशों में हिंदी भाषा के वर्चस्व को जानने के लिए हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग और महत्वपूर्ण भाग यही है कि भारतवंशियों के द्वारा जो हिंदी भाषा वहां स्थापित की गई, और वो हिंदी भाषा, उसे वो हिंदुस्तानी कहते थे। और आश्चर्य होगा कि जिस तरह से वो अपने कामकाज के लिए, जिस तरह से मॉरिशस में फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल हिंदुस्तानी करते हैं, और फिजी में अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और सूरीनाम में डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वो अपनी नौकरी के समय बाहर, लेकिन उनके जीवन की भाषा, उनकी संस्कृति की भाषा, उनकी धर्म की भाषा हिंदुस्तानी है, हिंदी है। और रामचरितमानस और ये सारे ग्रंथ उनके अपने ग्रंथ हैं। और ये पहले की बात नहीं है, आज 155 साल हो गए, 100 हिंदुस्तानियों के वहां पहुंचे हुए। और उसके बावजूद आप देखिए कि आज के समय में भी, अब जब वो जनरेशन, मॉरिशस की जनरेशन, फ्रांस आई, नई जनरेशन फ्रेंच बोलते हुए, लेकिन वो अपने घर में मॉरिशियन हिंदी बोलती है। सूरीनाम के जो हिंदुस्तानी हैं वो नीदरलैंड आए, ट्रिनिडाद और गयाना के जो हिंदुस्तानी हैं वो ब्रिटिश आए,
ये लोग अभी भी अपने घर में और घर के बाहर अपने हिंदुस्तानी जमात के बीच में हिंदुस्तानी ही बोलते हैं, हिंदी ही बोलते हैं। और बगल में खड़ा हुआ जर्मन, फ्रेंच या डच व्यक्ति जिस तरह से डच भाषा बोलता है, उसी तरह से ये हिंदुस्तानी बोलते हैं, जिसे कि हम भारतीय भारत देश में बोली कह करके निग्लेक्ट करते हैं, उपेक्षा करते हैं, और एक हीन भाव से देखते हैं कि ये तो गांव की भाषा बोल रहा है, ये अभी विकसित नहीं है। इसके शिक्षण का विकास नहीं हुआ है। जबकि विदेश में रहने वाले ये भारतवंशी ऊंचे पदों पर हैं, जो कहा जाए ऊंचे पदों और सरकारी उसमें हैं, स्पीकर हैं, मंत्री हैं, वो सारे भी इसी में बोलते, इसी बोली में बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में हिंदी भाषा परिवार की जो बोलियां हैं, जिन प्रदेशों के मैंने नाम लिए, उन सब गांवों में अभी बिखरी हुई हैं, अभी भी हैं। उन गांव में रहने वाला ग्रामीण जो हमारे पिताजी और आजा की उम्र का है, वो उसी में बात करता है और उसी में समझता है, और उसी में अपनी धर्म और संस्कृति की सौंधी सुगंध उसी में अभी बची हुई है। तो हम उपेक्षा में, क्योंकि वो जिस तरह से किसान के लिए जिस मिट्टी की जरूरत होती है, उसी तरह से हमें अपनी भारतीय संस्कृति के विकास के लिए उस भाषा की, हिंदुस्तानी बोली परिवार के भाषा की आवश्यकता है, जरूरत है, और उसे महत्व दिया जाना चाहिए सरकारी स्तर पर भी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब भारतवर्ष में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ही सबसे पहले हिंदी भाषा परिवार का अध्ययन और विश्लेषण किया। ग्रेगसन जी ने विभाजन किया और बताया कि भारतवर्ष में के हिंदी भाषा क्षेत्रों में, हिंदुस्तान क्षेत्र में कितनी बोलियां बोली जाती हैं। उसके बाद सुनीति कुमार चटर्जी ने किया, वो भी बंगाल के थे। लेकिन देश की आजादी के इतने वर्ष होने के बावजूद इतने विश्वविद्यालय हिंदी के हैं, हिंदी विभाग हैं, लेकिन हिंदी भाषा का विकास भारत के बाहर विदेशों में बोली परिवार में किस रूप में विकसित हुआ है, अभी तक इसका विश्लेषण और अध्ययन नहीं हुआ है। जिस तरह से फिजी में जो बोली जाती है वो फिजी बात है, सूरीनाम में जो बोली जाती है वो सरनामी है, मॉरिशस में भी 3-4 देशों का नाम लेकर इसलिए बता रही हूँ, मेरी जो पुस्तक है उसमें इसका विस्तार से उल्लेख है, भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति। और इसके साथ साथ शंभुनाथ जी ने जो हिंदी साहित्य कोश संपादित किया है, उसमें इस अध्याय को उन्होंने मुझसे ही लिखवाया है, क्योंकि उनको ये लगा कि हमारे अतिरिक्त और कोई विशेषज्ञ इस विषय का नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो हिंदी को महत्व दे रहे हैं, जो विदेशों में हिंदी, विदेशों के विश्वविद्यालयों में जो हिंदी पढ़ाई जा रही है एक भाषा के रूप में, एक उस भाषा के माध्यम से संस्कृति को जानने के लिए, भारतीय संस्कृति में जिनको रुचि है, योग में, ध्यान में, वेद में, पुराण में, वो हिंदी भाषा पढ़ना चाहते हैं, और उनके लिए विदेश के हिंदी विभागों, विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का शिक्षण और प्रशिक्षण होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये लोग बहुत ही गहराई से और अनेकों पुस्तकें हिंदी भाषा व्याकरण को ठीक ढंग से विदेशी कैसे जाने, हर देश के विदेश के विभागों ने अपनी किताब तैयार की है। जैसे सूरीनाम की जो सरनामी हिंदी, उसका अपना एक व्याकरण है, और उस व्याकरण की किताब का हाल करके प्रकाशित है। और सरनामी हिंदी का विभाग भी लाइडेन यूनिवर्सिटी में है, केरल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत एशियन भाषाओं की शिक्षा दी जाती है, जिसके एकेडमिक काउंसिल के मेंबर भी हम हैं। तो वहां बहुत पिछले दिनों तो बहुत संघर्ष करना पड़ा एशियन भाषा के पुस्तकालय को बचाने के लिए, जिसमें बहुत सक्रिय भागीदारी लेनी पड़ी हम लोगों को। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो विदेश में मेरी जिन कविताओं का, मेरे जिस साहित्य का डच भाषा में अनुवाद हुआ है, वो उन लोगों ने किया है जिन्होंने हिंदी से एमए किया, और हिंदी से एमए भारत में किया, और पीएचडी भी भारत से की। माने विदेशी व्यक्ति जब किसी भाषा की विशेषज्ञता हासिल करता है तो उसकी अपनी पूर्ण वैज्ञानिकता के साथ उसको सीखते हुए आगे बढ़ाता है और अर्जित करता है। तीसरे वो लोग हैं
विदेशों में हिंदी को स्थापित करने के लिए और हिंदुस्तानी संस्कृति को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण रूप में प्रवासी भारतीय जो कुछ वर्षों के लिए जाते हैं, लेकिन जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, विदेश का उनका पता है, विदेश में उनकी नौकरी है, विदेश में वो अपना आयकर जमा कर रहे हैं, विदेश में उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो प्रवासी नहीं है, वो विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक हैं, जो ओसीआई के अंतर्गत पंजीकृत हैं भारत सरकार के यहाँ, और उनके पास हम सब लोगों की पूरी सूची है और उसे जानना चाहिए। इनके द्वारा भी, हम जैसे लोगों के द्वारा भी, जैसे हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन कई देशों में अपनी शाखाएं खोल के काम कर रहा है, और कई देशों के नीदरलैंड देश में भी जो संस्थाएं हैं हिंदी की, उनके साथ जुड़ के काम कर रहा है। सूरीनाम देश में सूरीनाम हिंदी परिषद है यहाँ। तो इस तरह से हिंदी को लेकर के मॉरिशस में भी, नेपाल में, फिजी में, इन सारे देशों में पढ़ाई हो रही। पर सबसे अधिक जो संकट होता है, दूसरे ढंग से अगर विभाजित करके देखें तो पूरा विश्व एक अंग्रेजी बहुल देशों, जैसे भारतवंशी बहुल देशों की मैंने चर्चा की जहां हिंदी की स्थिति को रूपांतरित किया, उसी तरह से अंग्रेजी भाषी देश हैं जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, ये कुछ देश आते हैं। इन देशों की भाषा अंग्रेजी होने के कारण यहाँ हिंदी को सिखाने में और हिंदी के प्रशिक्षण में बहुत कष्ट नहीं होता, बहुत बाधाएं नहीं आती सिखाने वाले व्यक्ति को, क्योंकि अंग्रेजी एक माध्यम होती है जिसके माध्यम से सिखाया जा सकता है अंग्रेजी जानने वाले विदेशी लोगों को हिंदी भाषा। लेकिन जो यूरोप में हिंदी सिखाने का काम सबसे कठिन काम है, दुरूह काम है, क्योंकि हर जर्मन की जर्मन भाषा है और इन देशों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। अगर आप अंग्रेजी कुछ चलन हो है यहाँ पर, लेकिन जब आप कहीं अंग्रेजी में लिखे हुए आपको साइन बोर्ड नहीं मिलेंगे, कहीं कोई वो नहीं मिलेगा, तो दिक्कत होती है किसी भी दूसरे देश में जाने में। इसलिए इन देशों में जो छोटे में विद्यार्थी पढ़ते हैं उन्हें 3 और भाषाएं सीखनी होती हैं, वो स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इनमें से 3 भाषाएं, और भी जितने भी यूरोप की भाषाएं हैं उनमें से वो 3 भाषाओं का चयन करके सीखते हैं, जिससे उनके लिए यूरोप में आना जाना और यूरोप के दूसरे देशों में अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो सबसे अधिक कठिन यूरोपीय देशों में हिंदी भाषा का शिक्षण होता है। और उसके साथ साथ विवेक जी कह रहे होंगे कि दीदी चीन का नाम नहीं ले रही हैं, चीन और जापान की भी ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि चीन और जापान की अपनी भाषा चाइनीज और जापानीज है, जिसे सीखे बगैर वहां के लोगों को आप हिंदी नहीं सिखा सकते हैं। वहां के जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने हिंदी सीखी, चाइनीज लोगों ने हिंदी सीखी और हिंदी सीखने के बाद वो अब हिंदी के अपने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो ये जो संकट है, जैसा कि अभी इससे पहले अभिषेक जी से बात हो रही थी, उस बातचीत में ये स्पष्ट था कि अगर हमें विश्व में हिंदी के वर्चस्व को स्थापित करना बहुत आवश्यक है, उसके बगैर भारतीय संस्कृति को और संस्कृति के धर्म को नहीं समझाया जा सकता। संस्कृति के धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या, संस्कृति का जो धर्म है, जो सारे धर्मों से परे है, मनुष्यता को सुरक्षित और संरक्षित करने का जो सांस्कृतिक धर्म है विश्व के सामने इस समय, उस सांस्कृतिक धर्म के लिए आवश्यक है उसका नेतृत्व भारत के दर्शन के पास है, भारत की संस्कृति के पास है, और भारत के त्याग, लगन और समर्पण और विश्वास के पास है। इसकी जड़ें और इसकी शक्ति इस समय विश्व में के विभिन्न देशों में रह रहे भारतवंशी लोग, प्रवासी भारतीय और वो विदेशी जिन्हें भारतीय संस्कृति पर गहरी आस्था है। अनेक ऐसे बीच बीच में संस्मरण सुनने को मिलेंगे, घटनाएं देखने को मिलेंगी जब लोग भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर विदेश भारत चले गए और वहीं बस गए। जब आप हिमालय की ओर ऋषिकेश से यात्रा करें तो वहां बहुत विदेशी आपको मिल जाएंगे।
तो वो जो आकर्षण हिमालय के प्रति है, हिमालयन संस्कृति के प्रति है, वो हिमालयन संस्कृति अपने भारतीय संस्कृति के प्रति है। और उधर आकर्षण इसलिए होता है कि वहां उस तरह से ग्रीष्म का बाकी चीजों का प्रकोप नहीं होता है, उन्हें अपने क्लाइमेट के वो अनुसार लगता है। तो भारतीय दूसरे एक बात, अगर विश्वगुरु भारत बनना चाहता है कि बात नहीं है, भारत विश्वगुरु है। विश्वगुरु होने के लिए जो वैश्विकता की जानकारी होनी चाहिए वो अनिवार्य है। जब तक आप विश्व को नहीं जानेंगे, उसके अस्तित्व को नहीं जानेंगे, उसके स्वरूप को हम नहीं जानेंगे, तब तक किस तरह की चीजों की आवश्यकता है भारत वैश्विक संस्कृति को और मानवीय संस्कृति को बचाने के लिए। मानवीय संस्कृति का संरक्षण इस समय प्रधान दायित्व है। और इस दायित्व को धारण करने वाला, जैसे हम किसी व्यक्ति का चयन करते हैं, इस भारतीय मानवोत्थान की संस्कृति को धारण करने वाला है, अगर व्यक्तित्व किसी देश का हो सकता है तो वो देश भारतवर्ष है, वो देश भारत की संस्कृति है। और उस संस्कृति की इतनी दिशाएं हैं, इतनी शाखाएं हैं कि विश्व के सभी देशों को उन शाखाओं में जाकर, उन रास्तों में जाकर अपनी संस्कृति के, अपनी समस्याओं के समाधान के रास्ते मिल जाएंगे। जिस तरह से उदाहरण है, योगा के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, चाहे कितनी भी भाषाओं में। नीदरलैंड में योगा पे जो किताबें, पत्रिकाएं छपती हैं, उस पर योगा लिखा रहता है, लेकिन अंदर सारी सूचनाएं डच में रहती हैं। योगा को समझने के लिए इन लोगों ने गौतम बुद्ध को आधार बनाया, बुद्धत्व को। लेकिन गौतम बुद्ध के पास भी जो उनका दर्शन है वो हिंदुत्व से ही संप्रेषित है। उसमें जो उसका जो सार तत्व है, उसका जो सरस तत्व है, जो जीवंतता जागृत करता है, वो उसी से हासिल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को, क्योंकि किसी भी संस्कृति का ट्रांसफॉर्मेशन अपनी संस्कृति को उनकी संस्कृति का हिस्सा बनाए, और मुझे लगता है एक स्त्री इसे अच्छे से समझ सकती है। क्योंकि एक स्त्री जब दूसरे परिवार में जाती है तो वो अपनी मातृ संस्कृति का ट्रांसफॉर्मेशन ससुराल में जाके करती है। वैसे ही भाषा करती है। भाषा ही वो स्रोत है जो कि हमारी संस्कृति को बचाए रख सकती है और हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। तो व्यक्तित्व मनुष्य होने के नाते मनुष्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए। और उस मनुष्यता को कहा जाए, उस मनुष्यता के प्रशिक्षण की अब जरूरत महसूस होने लगी है। उस प्रशिक्षण के निमित्त हमें सक्रिय होना चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमने अपनी बातें कही और हमारे जो श्रोता लोग हैं उनको उनके मन में कुछ सवाल होंगे और सुझाव भी होंगे। उनकी अपनी बौद्धिक यात्रा रही है और उस बौद्धिक यात्रा में उनके अपने अनुभव से भी मैं लाभान्वित होना चाहूंगी। तो जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय भारत। आप सबको पुनः नमन और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पिता जी। आपने कम समय में बहुत विस्तार से चीजें बताने की कोशिश की। हिंदी भाषा को लेकर जो आपने वैश्विक स्थिति बताई, उसी का एक भारतीय वर्जन मैं भी बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो वास्ता है वो भारत से ही ज़्यादा है। पिछले 20 या 25 साल में जब से मैंने होश संभाला, तो अगर मैं हिंदी की स्थिति देखता हूँ तो पाता हूँ कि भारत में हिंदी की स्थिति कमजोर हुई है और उसके कई सारे कारण हैं। मैं बारी बारी से बताऊंगा। पहले सबसे रिसेंट वन बताता हूँ। मेरे बच्चों के स्कूल में आज एनुअल डे प्रोग्राम था और वहाँ पर रामायण का मंचन हुआ और सब कुछ तो ठीक था, लेकिन वो रामायण जो थी उसका जो मंचन था वो अंग्रेजी में था। तो ना, अब अंग्रेजी में था और बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे हैं,
तो कुछ बच्चे इंग्लिश बोल ले रहे थे और कुछ को जबरदस्ती बुलवाया गया था या उनको रटवाया गया था, तो वो हो रहा था। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि किस तरह से हमारे समाज में एक सोच डाली जा रही है, या सोच है, कि अंग्रेजी बहुत जरूरी है और अंग्रेजी पढ़ने वाले सफल हैं और अंग्रेजी अंग्रेजी बोलने वाले सफल हैं। ये एक सोच डाली जा रही है, वो कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से डाली जा रही है, वो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से डाली जा रही है, वो तरह तरह से डाली जा रही है। तो अब ऐसी स्थिति में हमारे देश की हिंदी जूझ रही है। अभी हिंदी को लेकर हिंदी विरोध के आंदोलन थमे नहीं है। कभी वो गांधी की कर्मभूमि वर्धा जैसे जगहों पर, और जो महाराष्ट्र में हिंदी के खिलाफ आंदोलन होने लगता है, तो कभी वो हिंदी के खिलाफ आंदोलन तमिलनाडु में होने लगता है, तो कभी वो कर्नाटक में होने लगता है। तो दिस इज बेसिकली अ पॉलिटिकल इशू, अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा बन गई है कि जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं, या जो बोलता है तो उसको लोग एजुकेटेड बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। ये एक तरह का स्लो पॉइजन की तरह दिया गया हमारे समाज में पिछले 20-25 साल में। हमारे जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ पे स्थिति और भी विकट है। मेट्रो सिटीज में तो बहुत सारे ऐसी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली मिलती हैं जो अपने बच्चों को हिंदी में बोलने को मना करते हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी में बात करो, घर में भी बात करो अंग्रेजी में, बाहर भी अंग्रेजी में बात करो, और अंग्रेजी में ही बात करो। और उनकी स्कूलिंग भी अंग्रेजी में ही है, उनकी सोच भी अंग्रेजी है, और उनके तौर तरीके भी अंग्रेजी हैं। वो भारत में रह जरूर रहे हैं, वो मेट्रोज में रह जरूर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, लेकिन वो अपनी पॉश कॉलोनी के अंदर वो इंग्लिश भाषा में ही बात करते हैं। ऐसे बहुत सारी कॉलोनीज हैं जिनको मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ उन कॉलोनीज से। तो स्थितियां कुछ ऐसी हैं। एक और इसका पक्ष है, पिछले 25-30 साल में जो साहित्यिक विकास होना चाहिए हिंदी का, वो भी नहीं हुआ। यहाँ पे जो मनोरंजन इंडस्ट्री थी, उसमें हिंदी गाने तो बनने और अच्छे गाने लिखे जाने तो लगभग खत्म ही हो गए पिछले 10 साल में। कोई गाना नहीं आया जो कानों को याद रहे। अब तो वही पुराने, जो 50 साल पुराने, 60 साल पुराने गाने थे, उन्हीं के रिमिक्स बनाए जाते हैं। तो स्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं। जो फिल्में बनाई जाती हैं उसमें हालत ये होती है कि वो किसी बॉलीवुड या किसी और कहीं बाहर की फिल्मों का कॉपी होती हैं या एडॉप्टेशन होती हैं। कॉपी बोलना थोड़ा उनको खराब लगता है, तो एडॉप्टेशन मैं बोलूँ तो ये होता है। फिर हिंदी को लेकर ग्रामीण अंचल में एक मैं अपना अनुभव देता हूँ। ये मैं थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूँ लेकिन मैं बताना जरूरी समझता हूँ। एक हमने सेंटर चालू किया कानपुर में। कानपुर में गंगा के किनारे एक जगह है, वो गोला घाट उसको बोलते हैं। तो 3 हमने सेंटर चालू किए, तो वहां पर बच्चे आ नहीं रहे थे। तो सोचा गया कैसे बच्चे लाए जाएं, क्यों क्योंकि हम लोग तो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम चला रहे थे और वहाँ पे बच्चों को मॉरल एजुकेशन भी दे रहे थे, योगा की क्लासेस भी दे रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे थे। तो लगा कि कुछ हमें ऐसा करना चाहिए जो आज की भेड़ चाल है। तो वहां पर अनाउंसमेंट किया गया कि भाई यहाँ पे इंग्लिश की क्लासेस शुरू होंगी और बच्चे जो हैं क्लास फर्स्ट से लेके और क्लास 10th तक के बच्चे इनरोल करा सकते हैं। लिमिटेड ऑप्शंस हैं, केवल और केवल हम 50 को ले रहे हैं। और वहां पे हमारे को 250 इनरोलमेंट मिले। एक ऐसी झुग्गी बस्ती जहाँ पे पॉपुलेशन ही 1,500 की है, जिसमें कि जो बच्चे हैं वो करीबन 400-450 बच्चे हैं, तो उनमें से 250 इनरोलमेंट आ गए। हम भी मतलब सदमे में थे कि ये हो क्या गया, इतने सारे कैसे भीड़ आ गई। लेकिन इंग्लिश के प्रति क्रेज हमारे सोसाइटी में कितना हो गया है, कितना बढ़ गया है, इसका एक ये उदाहरण है। जब बीपीओ का दौर आया था और जो आईटी का दौर आया या आईटी का दौर आया, आईटी सर्विसेज का, तो इसमें भी अंग्रेजी
ने बहुत सारे लोगों के ब्रेड एंड बटर जुटाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारे समाज का एक ये भेड़चाल बन गया है अंग्रेजी, और उसी में हम बहे जा रहे हैं। आज से 60 साल 70 साल पहले, 100 साल पहले जो प्रेमचंद जी और निराला और दिनकर का जादू होता था, अब कोई ना उस तरह का कथाकार है, ना ही कोई गीतकार है, ना ही कोई रचनाकार है। और जो एक दो नाम आते भी हैं तो वो गवैये कम कॉमेडियन ज्यादा है। सुरेंद्र शर्मा जी का हम नाम लें या कुमार विश्वास जी का, उन्होंने तो खैर लाइन ही चेंज कर दिया। तो मतलब ये स्थिति है। अब इस स्थिति में हमारा समाज खड़ा है, हमको यहाँ से आगे जाना है। आगे की भविष्य क्या है भारत में, क्या अगर भारत में भविष्य अच्छा नहीं होगा तो विश्व में बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसकी आ, मतलब ये एक बड़ी कॉमन सी बात है, अगर भारत में नहीं होगा तो विश्व में नहीं होगा। तो कैसे अब इनको किया जाए, अब ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा बात है। आप, मैं आदरणीय पुष्पिता जी से चाहूंगा कि इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो समस्या बताई वो समस्या हमारे समय से थी और अब भी है, और अब अधिक उग्र हो गई होगी, है ना। अंग्रेजी के कोचिंग क्लासेस है, उन कोचिंग क्लासेस में ज्यादा भीड़ होती है बच्चों के पढ़ने की। मैं तब भी कहती थी, और विदेश में विश्व घूमने के बाद जब मैंने हिंदी के वर्चस्व को देखा कि विदेश में रहने वाला हर हिंदुस्तानी जिसका चेहरा भारतीय है वो हिंदी बोलता है, जबकि वो विदेशियों के बीच में रह रहा है। उसके लिए जीविका की भाषा विदेशी हो सकती है, वो चाहे अंग्रेजी हो या जर्मन हो या फ्रेंच हो, लेकिन उसके जीवन की भाषा हिंदी बची हुई है, क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से भारत से अभी भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्कूलों में अगर अपनी संस्कृति के प्रति, स्कूलों में और घरों में अभिभावकों के द्वारा अगर भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम और उस संस्कृति के प्रति लगाव, क्यों उस संस्कृति के प्रति लगाव होना चाहिए, ये तरीका उन्हें समझना चाहिए और अपने बच्चों को समझाना चाहिए, जरूरी है। नहीं तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे उनको वृद्धालय में डाल देंगे। इसलिए वृद्धालय में डाल देंगे क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति सिखाई ही नहीं अपने बच्चों को जब वो बच्चे थे और खुद माँ बाप युवा थे। तो जब बुढ़ापा आएगा तब उन्हें समझ में आएगा कि अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम करना हमने क्यों नहीं सिखाया। विदेशों में जो वृद्धालय विकसित हुए वो इसीलिए विकसित हुए। यूरोपीय देशों की ये हालत है, आश्चर्य होगा किसी के घर में भी। यहाँ के जो वास्तुकला के जो यूनिवर्सिटी है उसमें अतिथि के लिए कोई कमरा नहीं है, अभिभावक के लिए कोई कमरा नहीं है, माँ बाप के लिए है और जो दो बच्चे हैं उनके लिए। और लोग दिन में अपने जीवन में 3 बार पार्टनर बदलते हैं और 3 बार घर बदलते हैं। परिणाम ये होता है कि बच्चों को अपने माँ बाप के प्रति लगाव ही नहीं होता। वो सोचते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। और 17-18 वर्ष की उम्र से बच्चे माँ बाप के परिवार से, अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, वो कहीं नौकरी करते हैं। जो बचपन बचाओ आंदोलन चला भारत में है, लेकिन बचपन बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत विदेशों को है, यहाँ है ही नहीं। हमारे भारतवर्ष में जो खासियत है, इसलिए मैं उसे खासियत बता रही हूं कि उसे बचाए रखने की जरूरत है। बेटे की शादी हो जाती है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं, तब भी वो अपने माँ बाप के लिए बेटा ही रहता है। यहाँ तो 17-18 वर्ष की उम्र में ही बेटा और बेटी अपना घर छोड़ देते हैं। माँ बाप कहते हैं कि तुम छोड़ो और जाकर के कहीं नौकरी करो, तो वो जो दुकानों में सामान बेचने का, और जो अल्बर्टाइन जैसे जो बड़े बड़े कहा जाए वो है स्टोर रूम्स हैं, उनमें पीछे की ओर छोटे बच्चे जो अभी 7-8 साल के हैं उनको काम दे दिया जाता है कि जो सामान नहीं बिका है उसको नए पैकेट में वो मिलाने का काम करते हैं। उनको 10 यूरो 15 यूरो मिल जाता है। तो ये जो हम
वो अभिषेक जी से पिछले दिनों बात हो रही थी तो मैंने कहा कि विदेश का नेपथ्य इतना विभत्स है, सच्चाई ऐसी, जीवन यहाँ है ही नहीं। इसीलिए आप हर घर की चाबी हर एक के पास होती है, जिसको जब मन होता है वो आता है। बाहर जो जितने भी प्रेम के दृश्य दिखाई देते हैं, जब फिल्मों में आप देखते हैं या न्यूज में आप देखते हैं पाश्चात्य देशों में, तो उसका कारण ये है कि उन युवा बच्चों के पास तो घर है ही नहीं। वो अपने मित्र के साथ कहाँ बैठे, तो वो पार्क में जो बेंचेस बनी हुई आपको दिखती है, वो इसीलिए वो वहीं बैठते हैं, वहीं आपस में बातें करते हैं। तो ये जो स्थिति है, मैंने इसलिए घटना ये बताई कि भारतीय संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है, और उसका माध्यम हिंदी भाषा हो सकती है, वही भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है, किसी भी देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है, और या प्रदेश भाषा और मातृभाषा। तो जब मैं देखती हूँ कभी कभी टेलीविजन चैनल में जानवरों को, तो मैं देखती हूँ कि जो जानवरों में जो मादा होती है वो कभी अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं करती है, कितनी भी परेशानी इधर, बड़ी छलांगे, उछाल कूद सब। हम स्त्रियां ये भूल गए हैं कि अपने बच्चों को हमेशा अपने वक्ष से लगाकर रखें, हमेशा वो अपने वक्ष, उनका जो मातृत्व है, जानवरों से हमें मातृत्व की शिक्षा हम स्त्रियों को लेनी चाहिए आज के समय में। जो कोचिंग क्लास में बच्चों को छोड़ देती है, आज जितने बड़े परिवार हैं, जो धनी परिवार हैं, उसमें तो मैं क्षमा चाहूंगी जो स्त्रियां सुन रही हैं उनके लिए, कि उनके पास घरों में नौकर हैं, वो नौकर बच्चे पालते हैं, स्कूल छोड़ने जाएंगे, स्कूल से ले आएंगे। यहाँ तो माएं ही स्कूल छोड़ने जाती हैं, बच्चों को ले आती हैं। तो ये जो कहा जाए कि बच्चों को पालने का काम जो अभिभावक हैं, विशेषकर माँ को करना चाहिए, माँ और पिता दोनों को। और यहाँ दोनों ही करते हैं, जब तक बच्चे घर में हैं 17-18 बरस तक दोनों करते हैं, और ये प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी। तो जब तक हम लोग का जो बेसिक जो दायित्व है, जो मूलभूत दायित्व हमारा है कि अपनी संतानों को जब तक हम संस्कारित नहीं करेंगे, ये काम शिक्षण संस्थाओं का है, स्कूलों का है। स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने से ज्यादा भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति एक बड़ा शब्द है, लेकिन बच्चों को के मन में उसके प्रति प्रेम कैसे जागा जाए। हमारे भीतर अभी भी अपनी नानी नाना और उस पूरे गांव की स्मृतियां अभी भी वैसी ही हैं 60 साल पुराने होने के बावजूद, क्योंकि उसे हमने जिया है, और उन लोगों ने ऐसी स्मृतियां दी हैं हमें अपने प्रेम की, अपने अपनेपन की, कि वो लगता है वही हमारी थाती है, और उसे हम विदेश में मिस करते हैं। तो विदेश के पास वो आत्मीयता नहीं है। तो जो आपके अभिषेक जी समस्या है कि कैसे हम हिंदी भाषा लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि ये तो तय है कि हिंदी भाषा और मातृभाषा यही दो भाषाएं हैं जो संस्कृति के संस्कार हमारे भीतर डाल सकती हैं। वो वही बीज हैं जो हमारी मन की मिट्टी में उगेंगे, मन की मिट्टी में और कुछ उग नहीं सकता है। हम इस विदेशों में आ गए हैं, लेकिन हमारा देश छूट गया है, पर वो भाषा के जो शब्द हैं, वो शब्द हमारे लिए बीज हैं जो हमारे भीतर मात्र भूमि की तरह उगे हुए हैं। तो पिछले दिनों बातचीत में जब अभिषेक जी ने कहा बम्बा नहर के लिए, तो मुझे इतना अच्छा लगा। वो बम्बा शब्द कहने के साथ वो पूरे 5 साल जीवन में तो शब्दों के प्रति वो अनुराग, वो आसक्ति, वो आत्मीयता, वो अपनापन, ये काम घर के अभिभावकों और पड़ोसियों का, क्योंकि बच्चे जो है पड़ोसी के घर भी खूब जाते हैं। पड़ोसियों का दायित्व भी जितना अभिभावक माँ बाप अपने बच्चों को बनाते हैं, उतना ही पड़ोसी भी बनाते हैं। और स्कूल का जो पढ़ाने के अलावा जो सेक्शन समय होता है, वो निर्माण करता है। तो मुझे लगता है कि इस भाषा की पकड़, और यही लोग अगर आज जो समुदाय भारतीय संस्कृति को और जन जागरण को जन अभियान के रूप में हम सब जो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों के भीतर वो संस्कार उस समय डाले गए हैं। जब हम कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में पढ़ते थे, जय कृष्णमूर्ति जब भाषण देते थे, उनको 25 साल सुनते हुए हम बड़े हुए हैं, हमारी समझ उनको सुनते हुए विकसित हुई है। तो उनको तो हम लोग दद्दू कहते थे।
तो उसके बाद में जब नहीं कुछ समझ में आता था, वो कहते थे, नहीं समझ में आता था, तो हम उनकी आंखों में, वो हमारी आंखों में बूढ़े लंबे से थे ऐसे देखने लगते थे, और फिर वो हंसने लगते थे। तो वो ये जो आत्मीयता, क्या इतना समय हम अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, क्या हम अपने किसी मित्र के लिए, अपने परिचित के लिए, अपनी बहन के लिए बेचैन होते हैं? वैसे ये बेचैनी पैदा करने की जरूरत है। ये व्याकुलता जब आएगी तभी भीतर उद्वेग जागृत होगा, और मुझे लगता है भाषा के प्रति वो ललक, वो प्रेम की जरूरत पैदा होगी। इतनी प्रेम पर बातें होती हैं, फिल्में हैं, गाने हैं, जैसा अभिषेक जी ने अभी बताया कि अब उनमें उनमें प्रेम शब्द है, उसमें अर्थ खत्म हो गया है, अनुराग खत्म हो गया है। पति पत्नी है, संबंध है, रिश्ते हैं, लोग जानते हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच जो होना चाहिए वो है ही नहीं। और ये बच्चे खूब अच्छे से समझते हैं, और वहीं से वो सीखते हैं प्रेम और संबंध, संस्कृति, संस्कार और करना। आदेश देके हम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते हैं, अपने सीनियर को भी नहीं, अपने जूनियर को भी नहीं, और बच्चों को भी नहीं। सब देख के सीखते हैं। जो देखना है वो देखने का वातावरण हमें पैदा करना होगा, उस वातावरण के लिए लगना होगा, और उस तरह की एक योजना बनानी चाहिए कि वो एक एग्जाम्पल के रूप में रहे। और यहाँ तो विदेश तो एकदम खोखला है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब देखिए 3 साल से यूक्रेन में युद्ध मचा हुआ है, इससे पहले कहाँ कहाँ क्या नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इतनी समस्याएं आती हैं, इतना नाटक होता है, लोगों को दिखता है कि विदेशी लोग बड़े अच्छे हैं, वहां भूकंप आया, सब दौड़ के गए और सहायता करने के लिए। पता है वो क्या सहायता करने जाते हैं? वो वहां से बच्चे और लड़कियां उठा के लाते हैं, क्योंकि उनके पास मजदूर नहीं है इन देशों में, यूरोप में, और मजदूरी बहुत महंगी है, बहुत महंगी। किसी जगह इंटेलेक्चुअल नौकरी करने की तुलना में आप 7 दिन किसी के यहाँ नौकरी करें, उसमें ज्यादा सैलरी है कंपैरेटिव आप कंप्यूटर पे बैठ के किसी नौकरी में आप सहायता कर रहे हैं। तो ये जो हालात हैं, ये समझने की कहीं कोई अपनापन नहीं। परिवार यहाँ हमेशा, जब मैं आई तो मुझे लगा कि मैं विदेश कभी नहीं आती, लेकिन विदेश में, हमारे भारत में कुछ ऐसे बौद्धिक वर्ग है जो कि विदेश का जबरदस्त पक्षधर है इंटेलेक्चुअल क्लास में। और चूंकि कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में पढ़ते थे, वहीं बचपन गुजरा, 5 बरस की उम्र से वहीं रहे, तो हर वर्ष वहां गैदरिंग होती थी और 400-500 विदेशी आते थे, उनको देखते थे। तो उनके प्रति लोगों का आकर्षण, और मुझे लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया कि भैया वहां जाकर। फिर उसके बाद में अटल जी ने भारतीय संस्कृति के लिए मुझे चुना, और खैर मुझे लगा कि हमने अपना काम ठीक किया, लेकिन विदेश में आने का दुख बहुत प्रचंड है। मैं जितनी जल्दी हो यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो ये जो स्थितियां हैं, और भारत में मैं जो पुस्तकें लिखना चाहती हूँ, ये जो इतने, मुझे समझ में नहीं आता, इतने विदेशी, इतने भारतीय विदेश में आते हैं, वो क्यों नहीं सच्ची बात अब तक भारत में और भारत के स्कूलों में, अपने परिवारों में क्यों नहीं बताते हैं? मुझे लगता है कुछ कुछ ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियां नहीं ससुराल चली जाती हैं, तो ससुराल का दुख मायके में नहीं बताती, कि मायके में जो मेरी इज्जत है वो तो इसलिए कि हम विदेश में हैं, और अगर विदेश का दुख भी हम यहाँ बता देंगे तो विदेश में तो हमें सुख है ही नहीं। विदेश में आप चाहे जितने बड़े इंटेलेक्चुअल हों और चाहे जितने धनी हों, लेकिन अगर आप दूसरे देश के हैं तो आपको दूसरे दोयम दर्जे का ही हैसियत आपको मिलेगी। आंखें जो देखती हैं वो बताती हैं। विदेशी जब हमें देखते हैं, मुंह खोलने से पहले तक तो समझ में आता है। और हमने, हमारे साथ कही, हम 52% टैक्स भरते रहे, 50 अपनी इनकम का, आय का 52% टैक्स। इतना बहुत कम विदेशी यहाँ भरते होंगे। बावजूद इसके सम्मान की जो स्थिति है, हम उनकी जरूरत है, और जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही महत्व देंगे। यही अभिषेक जी, मानसिकता विदेश की बनती जा रही है, और इसी को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। जी ब्रिगेडियर साहब, आपका विचार। जी सर। पुष्पिता जी ने बहुत अच्छा संस्कृति और
हिंदी हिंदी साहित्य से शुरू करके संस्कृति और अपनी सारी परंपराएं बता दी है। तो आपका आज का टॉपिक है हिंदी और अदर भारतीय साहित्य, उसकी क्या प्रेजेंट सिचुएशन है और इसको भविष्य में हम कैसे ले जाएं, ये टॉपिक था। और ज्यादातर तो संस्कृति वगैरह भी डिस्कस हो, वो भी बड़ी अच्छी बात है। जब तक हमारी संस्कृति नहीं होगी, इसमें सबसे बड़ा माध्यम तो मुझे शिक्षा लगता है। और शिक्षा में हम हिंदी का जिक्र कर रहे हैं, और हमारी संस्कार और संस्कृति के लिए तो हमारी संस्कृत जरूरी है। सारी चीज तो हमारे जो परंपराओं में है वो संस्कृत में है, तो संस्कृत को भी साथ लेना चाहिए। इसमें मुझे ऐसे लगता है कि वर्तमान स्थिति सुधर रही है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के कारण ज्यादा सुधर रही है। उसमें हमारे कुछ अच्छे आजकल जो है इंटरनेट ब्लॉग आ गए हैं, ई बुक्स आ गई है और सोशल मीडिया है। तो इससे इसका हिंदी का या सभी भारतीय भाषाओं का और उसके साहित्य का जिक्र करे तो अच्छा होता है। और डिफरेंट भाषाओं के में अनुवाद जरूरी है। अब उन्होंने दीदी जी ने जिक्र किया कि वहाँ तो हम क्यों ना अपनी संस्कृत की में जो गीता है सारी चीज है, और हिंदी में भी जो अच्छी चीज है उसको उसका अनुवाद भी जरूरी है, ई बुक्स के थ्रू भी जरूरी है। नए विषयों का जो संस्कृति से रिलेटेड है उसका उदय भी आजकल हो रहा है। जैसे हमारे साहित्य में दलित साहित्य आ गया है बड़े इंपॉर्टेंस से, नारीवाद का साहित्य है जिनका दीदी जिक्र कर रही है, और समकालीन बहुत से मुद्दे भी उठ रहे हैं। भविष्य के लिए क्या जरूरी है, ये रोचक विषय हो सकता है, क्योंकि आजकल तकनीकी, जैसे कि आप एआई बोल रहे हैं, एआई से अभी किसी लैंग्वेज में कुछ भी हो, आप हिंदी में एआई से कुछ भी निकाल लीजिए, तो ये भी अच्छी चीज आ रही है, नवाचार आ रहा है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बहुत जरूरी है। भारतीय साहित्य में बहुत अच्छा विविधता है, क्योंकि एक तो लैंग्वेज ही बहुत है, लेकिन इसके पास कुछ चुनौतियां भी है। और हमारा जो आज का जिक्र हुआ, जो विविधता और समृद्धि को हम को लेकर हम साहित्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इतनी इतनी विविधता और इतना समृद्धि किसी और में नहीं है जितनी हमारी संस्कृत में और हिंदी में है। अब संस्कृत का थोड़ा सा जिक्र करना चाहिए, हिंदी का तो बहुत कर दिया क्योंकि ये भी हमारे इसी के हिस्से है। तो संस्कृत तो हमारे को, जिसमें आप विश्व गुरु बता रहे हैं, जिसमें हमारी संस्कृति और ये जिक्र हो रहा है, वो तो सब ज्ञान का, धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का और वैज्ञानिक परंपरा का, वैज्ञानिक और दर्शन, ये सब जब तक संस्कृति आप सब बोलते हो नहीं, जब तक ठीक से पढ़ोगे। और वेदों की विशेषता आप सब जानते हो, मूल्य है, दर्शन है, और इनका इसका संस्कृत साहित्य में भी बड़ा जोर है। तो संस्कृत साहित्य में की भूमिका, दर्शन, कविता, नाटक, उसमें तो सारा हमारा साहित्य ही, कहानियां इस रूप में लिखा गया है। और इसका अच्छा प्लेटफॉर्म आजकल ऑनलाइन है, ऑनलाइन में लैंग्वेज बदल करना। और दूसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्रकाशन। तो प्रकाशन भी एक इंपॉर्टेंट है जो विदेशों तक जाता है। तो लेकिन मैं एक छोटी सी और बात कह के खत्म करता हूं, क्योंकि सारी बात अच्छी तरह बता दी गई है। पुरस्कार और सम्मान भी इसको बढ़ावा देता है। जैसे एक तो गुरुकुल की शिक्षा में आप जरूरी है, और पुरस्कार सम्मान हमारे देश में बहुत से हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी के साहित्य, हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार है, भारत में साहित्य पुरस्कार है भारतीय। और बाल साहित्य पुरस्कार भी एक इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर दलित साहित्य के लिए, जो लोकल साहित्य विलेज में, उसके लिए अपना ये पुरस्कार है। इनको बढ़ावा दे के लोगों को प्रोत्साहन किया जा सकता है। अब इसका अपने साहित्य के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नाम लेना भी अच्छा ही रहेगा। सबसे पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर है, जिनको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने गीतांजलि, जो गीता की रचना है, और बंगाली में भी बहुत सा साहित्य में उनका हुआ। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक दे, तो उन्हीं की देन है। मुंशी चंद प्रेम का आपने नाम जिक्र कर दिया, मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने जिक्र कर दिया, जिसमें हिंदी साहित्य में स्पेशली नारी के लिए, सशक्तिकरण के लिए और किसान मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी लोग भी हैं, महादेवी वर्मा है,
और शंकर प्रसाद है और हरिवंश राय है, वो आपने काफियों का नाम ले दिया। तो साहित्य को बढ़ावा देने के लिए आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेना और अनुवाद करके और सबको इसमें उसी लैंग्वेज में आपको आगे पहुंचाना, चाहे विदेश हो से अपने ही देशी हो। और हमारा जो जैसे गुरुकुल पद्धति है, इस तरह हमारे को संस्कृत और हिंदी में उसको बढ़ावा देना भी, और हर एक स्कूल में क्यों नहीं संस्कृत और हिंदी एक लैंग्वेज कंपलसरी करी जाए। ये हमारी मातृभाषा है और ये हमारी नेशनल वो भी है। तो इस तरह के शायद सिद्धांत लिए जाए तो फ्यूचर में भी थोड़ा आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी से कि इस विषय पे थोड़ा सा वो भी अपनी बात रखें। आप चाइना से हैं तो चाइना के संदर्भ में, चाइना के पर्सपेक्टिव में ये थोड़ी बात सभी साथियों के समक्ष रखते हैं। आदरणीय विवेक मणि त्रिपाठी। बहुत आभार सर। अब पुष्पिता मैम ने तो बहुत सारी बातें कही दी हैं, पर मैं आपने जो कहा कि भाषा को जानना आवश्यक है, यहाँ पे अभी चीन में अभी एक हिंदी का पद है, तो मैंने पूछा गुरुजी से कि जिन्हें चीनी नहीं आती है उन्हें क्या भेजूं मैं, तो कहा उन्होंने कि नहीं, जिन्हें चीनी आती है उन्हें बुलाओ, क्योंकि वे जो चीन की संस्कृति ही नहीं जान पाएगा तो फिर वो कैसे यहाँ पर पढ़ा पाएगा। और जब वो भाषा यहाँ का जानेगा तो फिर उसे यहाँ की संस्कृति से प्रेम होगी और फिर वो अच्छे तरीके से भाषा को, हिंदी भाषा को यहाँ पर पढ़ा पाएगा। तो भाषा जो है, आप कहती भी है, भाषा जो है वो संस्कृति की वाहक होती है, भाषा और साहित्य। तो इस भाषा के माध्यम से ही हम अपनी संस्कृति को बाहर या तो भारत में भी बचा कर रख सकते हैं और भारत के बाहर भी बचा कर रख सकते हैं। और बस दो तीन बातें मैं कहूँगा कि अभी जो हिंदी में जो सबसे बड़ी बात है, अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव को हमारे विद्यार्थी यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, एक दीदी मैं समाचार पत्र पढ़ाता हूँ यहाँ पर बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को, तो समाचार पत्र पढ़ता हूँ तो उसमें आधे से ज्यादा अंग्रेजी के शब्द भरे रहते हैं। तो बच्चे बोलते हैं कि सर तब हम अंग्रेजी ही पढ़ लेते हैं, हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं। और हमारे विद्यार्थी जेएनयू में पढ़ने गए थे 2 साल पहले, उन्होंने मुझसे वहाँ फोन किया कि विवेक जी, आपने हमें गलत हिंदी सिखा दी है। मैंने बोला क्या हुआ? अब तो हम लोग यहाँ 10 लोगों से पूछ चुके कि पुस्तकालय कहाँ है, कोई नहीं बता रहा था। लाइब्रेरी पूछा तो सबने बता दिया कि आपने तो गलत हिंदी पढ़ा दी हम लोगों को। तो ये एक समस्या है। और दूसरा, अभी इसी साल जब हम लोग हिंदी दिवस मना रहे थे चीन में, तो हमारे जो कौंसुल महोदय थे भारत के, तो उन्होंने एक ऑनलाइन गोष्ठी रखी चीन के विद्वानों के साथ कैसे इसको करेंगे, और पूरी गोष्ठी में उन्होंने अंग्रेजी में बोला। तो जो चीनी विद्वान थे उन्होंने बोला कि आप स्वयं भारतीय होकर हिंदी नहीं बोलेंगे और विदेशियों से आशा करते हैं कि हम हिंदी बोलें और हिंदी में कार्यक्रम करें, तो आप ही बताइए ये कैसे है। तो जो सबसे बड़ी बात यह है हम लोगों में भारत में कि हम लोग अंग्रेजी को एक स्टेटस सिंबल बना चुके हैं। और आप किसी भी विदेशी से हिंदी सुन लीजिए, उसके वो 5 मिनट बोलेगा, 10 मिनट बोलेगा, उसके पूरे वक्तव्य में एक भी अंग्रेजी का शब्द नहीं आएगा। और आप किसी भी भारतीय से हिंदी में बात कर लीजिए, उसमें अंग्रेजी के शब्द आना ही आना है। अभी एक सर मैसेज कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में चीन को पड़ोसी दुश्मन समझाया जाता है। जी, अभी भारतीय संस्कृति को जितना ज्यादा चीन ने बचा कर रखा है उतना किसी ने नहीं रखा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान जो भारत का अंग था, केंद्र था हिंदू धर्म का और बौद्ध धर्म का, वहां पर आप एक भी मंदिर नहीं बचा है। सबसे बड़ी मूर्ति बामियान को बम लगा के तोड़ दिया। आप चीन में आए, हर शहर में आपको एक 500,000 वर्ष पुराना मंदिर मिल जाए, बौद्ध मंदिर मिल जाएगा। कुछ जो गुफा मंदिर है, 1 लाख से अधिक गुफा मंदिर हैं एक ही जगह पर चीन में, तो बचा कर रखा है। अभी हम सांस्कृतिक रूप से जितना भारतीय संस्कृति का प्रभाव चीन पर पड़ा है उतना, और चूंकि चीन स्वयं एक सबसे पुरानी सभ्यता में से एक रहा है और इनकी संस्कृति पर हमारा इतना ज्यादा प्रभाव है, हमारी भाषा के माध्यम से ही, हमारी ज्ञान परंपरा के माध्यम से ही।
तो एक एक चीनी संस्कृति के प्रति एक जो नैरेटिव भारत में फैलाया जा रहा है, अमेरिका के जो विद्वान है बाहरी, वे भारत सरकार में भी जो चीन के विशेषज्ञ हैं उन्हें चीनी नहीं आती है, वे अंग्रेजी के माध्यम से चीन को समझना चाहते हैं। तो यह संभव ही नहीं है। चीन को समझना है, चीन की राजनीति को समझना है, संस्कृति को समझना है, तो चीनी भाषा के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम दीदी आप के जो विचार हैं, हम सबसे आवश्यकता है कि हिंदी को सबसे पहले हम स्वयं मान्यता दें, स्वयं उसको प्रयोग में लाएं। और आपने कहा कि बोलने से नहीं सीखेंगे, हम देख के सीखते हैं, वह ज़्यादा आवश्यक है। हम स्वयं हिंदी का प्रयोग करेंगे। अब हिंदी के हमारे लेखक हैं भारत में, हिंदी में किताब छपती है और उस पर लेखक का नाम रहता है के.एन. त्रिपाठी। तो जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, हिंदी से उनका जीवन भर पढ़ाए, हिंदी के उनके घर चला, और वे भी अपना नाम अंग्रेजी में रखते हैं। तो यह जो मानसिकता है, हमें इससे निकलना होगा और हिंदी को स्वयं के प्रयोग में लाना होगा। तो धीरे धीरे हमारी अगली पीढ़ी उसको सीखेगी, आत्मसात करेगी। धन्यवाद सर अवसर देने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ में जो संध्या मैडम हैं, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई। मैं आग्रह करूंगा हमारे मदन मोहन जी से कि अगर उनका कोई विषय है तो वो रख सकते हैं, जो कि आपका गांधी और हिंदी पर काफ़ी शोध है, काफ़ी आपने उस पर वो किया है। तो मदन मोहन जी। नमस्कार जी, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी को। और कभी कभी पीड़ा होती है, पड़ोसी नेबर्स आर गिफ्टेड बाय द गॉड। पड़ोसियों को जो है परमात्मा द्वारा हमें निर्धारित किया जाता है। उसके बारे में जब हम वर्ल्ड बैंक विकसित देश के प्रभाव में आकर जब उनको दुश्मन वाला भाव दिया जाता है भारत की राजनीति में, तो हमें पीड़ा होती है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो और चाहे वो चीन हो। इन चारों के विषय में, इन पड़ोसी के प्रति, चाहे वो दुश्मन भी हो, हमको साथ रहना है तो रिलेशंस को मेंटेन करने की जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो हमारे यहाँ संस्कृति में कमी है। और अतिथि देवो भव, हम अपने पड़ोसी को यदि देव भावना से नहीं देखेंगे तो जिस भावना से, जिस संस्कृति में पश्चिम की जुडिशरी, पश्चिम की एजुकेशन, पश्चिम की ये ब्यूरोक्रेसी जो हमारे देश पर शासन कर रही है, उससे हम किस तरीके से निकल सकें। विवेक मनी जी यदि हमारे को कुछ इस बारे में मार्गदर्शन करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि चाइना एक बड़ा पड़ोसी है और भारत और चाइना की यदि पॉपुलेशन मिला दी जाए तो शायद 70% से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाती है विश्व की। यदि हम दोनों मिलकर यदि कुछ इस दिशा में नई नीति का निर्धारण करें। मैं इस पे एक लाइन बोलता हूँ, पहले अंग्रेजी में भी बोल दूं, क्योंकि अंग्रेजों को अंग्रेजी में पीटना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। Vast resources of renewable energy of manpower has to be used constructively। तो उस दिशा में चाइना से यदि विवेक मनी जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि मानवीय श्रम शक्ति जो कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसका हम किस तरीके से पंचायत सशक्तिकरण के माध्यम से सदुपयोग कर सकते हैं, इस दिशा पे मैं समझता हूँ कि चाइना के अंदर हम यदि विदेशी कोई जाता है तो मेट्रो सिटीज में ही रह सकता है। वहां के गांव के लोगों से संपर्क जो है किसी ना किसी चीन के मेट्रो के निवासी के साथ ही रहकर वो कर सकता है, अदरवाइज ही इज नॉट अलाउड। तो ऐसी भारत के अंदर भी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारे गांव के भोले भाले लोगों की जो प्राकृतिक संपदा है उसको लूटने के लिए कोई विदेशी जो है डायरेक्ट संपर्क ना करे। ऐसी कोई व्यवस्था विवेक मनी जी से मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ, कुछ हमारा मार्गदर्शन करें, जरूर अच्छा लगेगा। सब्जेक्ट से बाहर का प्रश्न है, लेकिन फिर भी विवेक जी अगर इसका उत्तर देना चाहते हैं। बाहर कुछ नहीं है, जब तक हमारा देश का वर्चस्व नहीं होगा तो बाकी एक चीज पे बात नहीं करनी, हमारे को समग्रता से विषय को देखना होगा। जी विवेक सर, जो सबसे ज्यादा मैं बताना चाहूंगा
कि चीन अपने आप को एक कर कर रखा है या पूरी तरह से उसने भारतीय संस्कृति से सीख कर किया है। सर सबसे पहले वो सांस्कृतिक रूप से इसने पूरे चीन को एक किया, फिर भाषाई रूप से पूरे चीन को एक किया। हमारे भारत में सबसे आवश्यक है पहले कि हम अपने आप को बिहारी पहले कहते हैं, पंजाबी पहले कहते हैं, भोजपुरी भाषी पहले कहते हैं, तमिल पहले कहते हैं। तो यह जो चीन ने किया भाषाई आधार पर और सांस्कृतिक आधार पर एक किया। और दूसरी बात जो हमारे भारत में आप बताएं, हम लोग जब भारत की भाषा शिक्षा की व्यवस्था संस्कृत थी तो विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत में था ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में। और आज जब विश्व भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है तो विश्व के शीर्ष 300 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो चीन ने भी हमसे सीखा और चीन में शिक्षा का माध्यम पूरी से प्रथम कक्षा से लेकर पीएचडी तक चीनी भाषा है और पूरे चीन में है। तो हम अपने सशक्त हम कब बनेंगे? जब हम शोध कार्य करेंगे, और शोध हमेशा मातृभाषा में ही मौलिक शोध होता है। विदेशी भाषा में मौलिक शोध हम नहीं कर सकते हैं। और चीन आज इतना आगे बढ़ा है, वो केवल और केवल शोध के आधार पर, और पिछले 40 साल में बढ़ा है। 91 तक हमारी जीडीपी चीन भारत की जीडीपी चीन से आगे थी, और उन्होंने फिर शोध पर ध्यान देना शुरू किया और आज वे इतने आगे बढ़ गए हैं। तो हमें जो चीन है वह पूरी तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को आत्मसात कर कर ही आगे बढ़ा है। और वर्तमान में हमें भी चीन अगर की तरह बढ़ना है तो निश्चित रूप से हमें अपने भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर जाना पड़ेगा। हमें भाषाई एकता, सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता से को एक करते हुए और शोध पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बहुत सही। बहुत बढ़िया। आखिर में मैं आग्रह करूंगा अलका दीदी से, समय हो चुका है हमारा, तो अलका दीदी आए और पुष्पिता जी का धन्यवाद करें। और पुष्पिता जी अंत में कुछ दो शब्द आप अगर कुछ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अभिषेक जी, जी। एक तो आपका सबसे जन अभियान के अंतर्गत आपने इस विषय को रखा, ये बहुत दूरदर्शिता का परिचायक है कि इसके माध्यम से आपने जो विवेक मणि जी ने कहा कि भाषाई स्तर पर चीन ने सबसे पहले अपने को एक किया, और सांस्कृतिक स्तर पर आपने आज इस विषय पर बातचीत के माध्यम से जन अभियान के अंतर्गत इसकी शुरुआत आपने की है। और इसी को व्यापक स्तर पर हम लोग को देखना होगा कि स्कूल के स्तर पर कैसे इसे प्रचारित करें और पड़ोस के स्तर पर कैसे इसको करें। इसका अभियान, इसका एक हम लोगों को जैसे कैटलॉग होता है, पाठ्यक्रम बनता है, हमें अपना पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। और विश्व में हिंदी की क्या स्थिति और हिंदी का वर्चस्व है, भारत में ही पर विश्व में है, इसे विवेक जी भी जानते लिखी है जो कि प्रकाशित हुई है, वैश्विक हिंदी का वर्चस्व। और इसमें सारे देशों में कैसे क्या हुआ, और भी पुस्तकें बहुत सी हैं, लेकिन ये अभी लेटेस्ट है इस विषय पर। तो मुझे लगा कि हम सब लोगों को, और अभी आपके ब्रिगेडियर साहब ने और मदनलाल जी ने, इन लोगों ने जो अपनी बातें कही, ये हमारी विरासत रही है। हिंदी का रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके महादेवी वर्मा तक के जिन नामों का उल्लेख किया, क्या ये हमारी विरासत रही है जो छूट गई है? अब ये सिर्फ हिंदी विश्वविद्यालयों में, हिंदी विभागों में, पाठ्यक्रमों में है, और पाठ्यक्रम के बाद ये जीवन में नहीं है। उनकी लिखी हुई पंक्तियों से को जो जीवन में उतरना चाहिए, वो इस तरह से नहीं पढ़ाई जा रही है कि वो जीवन में अवतरित हो और संस्कारित हो। संस्कार शब्द का बहुत गहरी अर्थों में प्रयोग कर रही हूँ, और ये जन अभियान का की जो एक संस्कृति विकसित करने की जरूरत है। मुझे लगता है अभिषेक जी, आपके नेतृत्व में हम सब आपके पीछे आपके साथ हैं, और हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। चैट भेजिए, अपना मोबाइल नंबर चैट में देना, अपने मोबाइल नंबर चैट। जी। ललित जी, आपका कुछ प्रश्न है? आदरणीय ललित जी पिथौरागढ़ से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत ही अच्छा विषय था। मैं थोड़ा लेट जुड़ा, मैं हिंदी की बात आई तो मैं अपने को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं पिथौरागढ़ में गांधी विद्यापीठ करके विद्यालय चलता है, जो गांधी जी की 100वें जन्मदिन के अवसर पर स्थापित किया गया था। आज लगभग 55 साल विद्यालय को स्थापित हो गए हैं, और हिंदी माध्यम ही हमारा था। लेकिन मैं बताऊं आपको कि घर में अपनी बेटियों को उस विद्यालय में पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा।
क्योंकि हिंदी मीडियम का विद्यालय चलता था, तो घर में रोज, मैं एक बताऊं कि मेरे भतीजे भले ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, तो हिंदी मीडियम में पढ़ाने के कारण मुझे लगभग रोज ही गाली खानी पड़ती थी कि आप अपने बच्चों की जिंदगी बिगाड़ रहे हो, हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ा रहे हो करके। तो ऐसी स्थितियां हैं अपने आप, क्योंकि हिंदी का विषय आ गया तो मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि आज की दौर में फिर हमें उस विद्यालय को जितना इंटर तक चलाते थे उसे बंद करना पड़ा हिंदी मीडियम के बदले में। अब हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी का दोनों कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि गार्डियन थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो थी कभी, उसको कुछ धरातल में लाए, हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत और दक्षिण की किसी भाषा को हम शुरू कर सके, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कठिन काम है जब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। मैं कभी कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं अपने साइन, मैंने कोशिश की है कि अपने हस्ताक्षर में हिंदी में ही करता हूँ मैं सदा, बैंक से लेके सब जगह। और मैं जब देखता हूँ 100 लोगों की मीटिंग होती है, उसमें एक आदमी हिंदी में साइन करने वाला, उसमें हिंदी में हस्ताक्षर करने वाला नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थितियां है। ललित जी, आपने जो अपनी पीड़ा कही उस व्यथा को हम समझते हैं, लेकिन आपके पिथौरागढ़ में आपके उस स्कूल की ये हालत कि आपको बंद करना पड़ा। मैं उदाहरण देना चाहूं कि सूरीनाम जैसे पूरे देश में हिंदुस्तानियों ने हिंदी भाषा को अपनी भाषा बना रखी है, और इतना ही नहीं, अपने संगठन, पूरे हिंदुस्तानियों ने संगठन के बल पर होली और दिवाली की सरकारी छुट्टी मनवा ली है। इसके साथ साथ इन्होंने जहां हिंदुस्तानी समुदाय ज्यादा रहते हैं, उन्होंने उन जगहों का नाम, अभिषेक जी आपको सुनकर खुशी होगी, एक गांव का नाम कानपुर रखा है, दूसरे का नाम जो है इलाहाबाद रखा है, किसी का प्रयाग रखा है, किसी का कलकत्ता रखा है। तो इस तरह के नाम रखे। जब मैं शुरू में गई तो मैंने कहा, भरत, हमने जो गजेटियर देखा उसमें तो इन सारे स्ट्रीट के, इन जगहों के नाम दूसरे हैं, और आप लोगों ने ये रखे। तो उन्होंने कहा, अरे बहनी, ये हमार सबके नाम है, और हम हिंदुस्तानी इहे नाम लेके बतियाइला कि वो कानपुर वाले गांव में रहे है, ओके खोजे के खातिर हुआ जाए के चाहिए। और वो हमें कानपुर में मिले, और दूसरे कहे कि तू कलकतिया का बतिया है ओके बारे में। तो ये जो संगठन है, ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति 150 साल होने के बाद भी हिंदुस्तानी जैसे वहां गए थे आज भी वैसे हैं। और जैसे अंग्रेजी हमारे देश में प्रभावित है, वो डच भाषा उन्होंने सीखी हुई है, नौकरी के लिए डच भाषा है, डच भाषा बोलने वालों से वो डच में बात करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तानी का प्रचार प्रसार में लगे हुए। इतना ही नहीं, सूरीनाम देश में एक कफरी था, निग्रो था, और वो जहां मैं हिंदी की कक्षाएं लेती थी, सूरीनाम हिंदी परिषद, तो वो बाहर आ जाता था और आकर के वो हिंदी में कह के, हमें आज खाए के ना बा, हमके पैसा दे दो। तो हमने उससे कहा कि सुनो, तुम्हें तो डच बोलनी चाहिए, तुम निग्रो हो, क्यों हिंदी बोलते हो? तो उसने कहा, ये डचेस जो है भीख ना देवे हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तानियन के संस्कार बा कि अगर मंगिए तो के खाए खातिर रोटी दे दी है और पैसा दे दी है। ये एक कफरी, दूसरे देश का व्यक्ति, दूसरी संस्कृति का व्यक्ति ये जानता है अपने अनुभव से। तो ये जो संस्कार है ये प्रभावित करते हैं, प्रवृत्ति बनाते। तो उसने हिंदी भाषा सीखी भिक्षा मांगने के लिए। और इतना ही नहीं, दूसरे देशों में संगीत और नृत्य, योग, इन सबको सीखने के लिए हिंदी भाषा विदेशी सीख रहे हैं। तो अपने देश में आप एक अंग्रेजी भी वो पढ़ने जाए, जो लोग हिंदी पढ़ने नहीं आते कहते हिंदी पढ़ने आते हैं, तो उनको कहिए कि आप अंग्रेजी भी स्कूल में कोचिंग के लिए अंग्रेजी में भी भेजिए। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है, राष्ट्र की पहचान है, और हमें सरकार से भी ये करना चाहिए कि वो हिंदी भाषा के महत्व के लिए कुछ ग्रामीण स्तर पर योजनाएं शुरू करें, ग्रामीण स्तर पर और प्राइमरी स्तर पर वो शुरू करें, जिससे लोगों के भीतर लगाव पैदा हो। और जैसे अजीब सा लगेगा, जैसे वोट की वजह से किसी कहीं कुछ राशियां दी जाती हैं, मुझे लगता है हिंदी के नाम पर भी परिवार को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो मुझे लगता है जिससे कि वो शुरू में आर्थिक सहायता उन्हें सरकार से अगर मिल जाती है और उनके बच्चे हिंदी पढ़ते हैं और उन्हें हिंदी में नौकरी की वो का बंदोबस्त कर दें कि उन्हें अगर वो हिंदी से पढ़ाई करते हैं तो उनको निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी मात्र। तो इस तरह के कुछ उपाय करने होंगे, तभी चीन की तरह हम एक भाषा का देश हो पाएंगे और चीन की तरह हम एक संस्कृति के देश हो पाएंगे, है ना विवेक जी? तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है कि हम लोगों के संकल्प शक्ति का अभाव है, वचन और संकल्प का बहुत गहरा रिश्ता है ना? तो अभिषेक जी अब इस अभियान में हम सबको लेके साथ चलेंगे और हम लोग निश्चित रूप से सफल होंगे।
नहीं, मैं थोड़ा इसको करेक्ट करना चाहूंगा। ये नेतृत्व आप जैसे वरिष्ठ लोगों को ही लेना पड़ेगा। हम लोग तो कार्यकर्ता की तरह सहयोगी हैं और सहयोगी रहेंगे। इसमें आज जो विषय जो हुआ, जिस पर चिंतन हुआ, इसकी ये प्रारंभिक स्तर का चिंतन था। इसमें बहुत सारे डायमेंशन हैं, और अगर हम समग्र चिंतन पे बात करें तो वो सारी चीजों पर भी हमें बात करनी होगी, लेकिन समय जो है वो हमें अलाउ नहीं करता, बाध्य करता है कि हम आज की चर्चा को विराम दें। मैं आग्रह करूंगा अलका दीदी से कि अलका दीदी आए और इस कार्यक्रम में पुष्पिता जी को धन्यवाद करें, और साथ ही साथ अंत में कुछ शब्द कुछ विचार रखें और हम लोग कार्यक्रम को विराम दें। अलका दीदी। ओम शांति। मुझे हिंदी में बोलने का आप जैसे लोगों के सामने बहुत लज्जा आती है, क्योंकि आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है। हमारी तो बॉम्बे हिंदी है, और वो हिंदी में, लेकिन बॉम्बे में सभी लोग ये हिंदी में ही बात करते। इवन अंग्रेजी स्कूल में जाने वाले बच्चे भी आपस में अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, क्योंकि वो सभी को बहुत नजदीक की भाषा लगती है। और मैंने भी थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा अध्ययन किया था कि हिंदी क्यों जल्दी सब लोग सीख जाते हैं। क्योंकि हिंदी का व्याकरण भी बहुत ही अच्छा है, कि जो जल्दी सीख जाते हैं, और हम उसे किसी को भी थोड़े ही श्रम में सिखा सकते हैं। तो लेकिन शुद्ध हिंदी बोलना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि सभी लोग यही हिंदी बोलते हैं। एनीवे, बहुत अच्छा हुआ। मेरी तो बहुत दिनों से इच्छा थी, और मैंने कभी भाषण किया था। एक हिंदी डे पे हमारे यहाँ सभी हिंदी ऑफिसर आए थे, और उनके सामने मुझे भाषण करना था कि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा कैसी हो सकती है। और वो मैंने अपनी टूटी फूटी हिंदी में किया था। लेकिन कभी कभी भाषा इस क्या होता है, एक्सप्रेशन के लिए मीडियम है, और इसलिए हिंदी का महत्व बहुत है। और मैं सोचती हूँ कि हम हिंदी के बहुत सारे अच्छे अच्छे जो लिखा हुआ, जो आपने कहा कि बड़े बड़े इनके लेखकों के जो लेख है, वो सभी हम अपने कंप्यूटर पर भी रखें, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भारत में तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत की है, और इवन स्कूलों में ऑनलाइन चालू कर दिया है। तो ये सब अच्छा हिंदी, हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो सब हम कंप्यूटर पे भी डाल देंगे। अच्छे कविता, अच्छे लेख, और जो भी अच्छी कहानियां। ओके, तो मैं बहुत खुश हूँ, और आप सबको धन्यवाद। स्पेशली पुष्पिता जी है, कि वो परदेश में रह के भी इतना सुंदर हिंदी से उन्होंने अपना हिंदी का लगाव चालू रखा है, और हिंदी के लिए प्रयत्नशील है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। ओम शांति, ओम पुष्पिता शांति। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक मणि जी भी जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। और सभी साथियों का धन्यवाद। मदन लाल जी का धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब का धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे। कल का विषय जो है, कल हमारा रविवार है, तो रविवार का विषय जो है वो हमारे सोच और सिद्धांत से संबंधित होता है। उसके लिए कल हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी समय हो चुका है। सभी को शुभ रात्रि। पुष्पिता जी, आपको भी शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद। आभार।